हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान क्लास 10 लेशन धातुएं तथा अधातुएं से पार्ट 6 आज लेकर आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ रहे थे धातुओं का निष्कर्षण, और धातुओं के निष्कर्षण के कुछ प्रमुख पद थे, जिसमें नंबर 1 था अयस्क का पीसना। जो भी अयस्क हम मिट्टी से खोदकर लाएंगे उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, पीसेंगे, बारीक पाउडर बनाएंगे। बारीक पाउडर बनाने के बाद हम क्या करते थे, उस अयस्क का करते थे सांद्रण, यानी अयस्क का सांद्रण करना। सांद्रण की प्रमुख 4 विधियां बताई गई थीं। अलग अलग तरीके का अयस्क अलग अलग तरह से सांद्रित होता है, जिनमें आप पहला पढ़े थे गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण, इस गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होता था, अयस्क का जो पाउडर है, बारीक चूर्ण है, उसको जल की तेज धारा में प्रवाहित करते थे, जिससे अयस्क नीचे बैठ जाता था। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों का शोधन किया जाता था। अच्छा, इस विधि में दूसरी जो विधि थी वो थी फेन प्लवन विधि। ये सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है, फेन प्लवन विधि। इसमें क्या करते थे, एक ड्रम होता था, उसमें जल भरा होता था। इसमें हम क्या करते थे, अयस्क डालते थे, चीड़ का तेल डालते थे और पोटेशियम एथिल जैंथेट डालते थे। 3 चीज़ें डालकर इसमें एक पाइप लगा रहता था और उस पाइप में तीव्र वायु प्रवाहित करते थे, बुलबुले उठते थे, फलस्वरूप झाग बनता था। और झाग के साथ अयस्क के कण, ये ध्यान रखिए, झाग के साथ अयस्क के कण चिपक कर ऊपर आ जाते थे और अलग निकाल लिया जाता था। अच्छा, और एक और प्रोसेस थी जिसको हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, जिसमें 2 पहिए लगे होते हैं और पहियों के ऊपर एक चौड़ा पट्टा चढ़ा होता है। एक पहिया इसका चुंबकीय होता है, मतलब चुंबक का गुण रखता है, जो लोहे को आकर्षित करता है। तो जब हम लोहे के अयस्क का इससे सांद्रण करेंगे, बारीक चूर्ण डालेंगे, तो लोहे के अयस्क में मिट्टी, रेत इत्यादि होंगे, तो जैसे पट्टा यहाँ से घूमेगा तो यहाँ से गिर जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन जो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ होगा वो यहाँ तक चिपकते चिपकते यहाँ छूटेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इकट्ठा होगा पदार्थ, वो कैसा इकट्ठा होगा, चुंबकीय पदार्थ। तीसरी विधि का अध्ययन हम आज करेंगे। तीसरी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझ लें कैसे इसमें पृथक्करण होता है। यदि खनिज या अयस्क और गैंग दोनों के रासायनिक गुणों में अंतर हो, मतलब जो इससे क्रिया करता हो वो इससे क्रिया ना करता हो, या जो इससे क्रिया करता हो इससे ना करता हो, उस पदार्थ से हम क्रिया कराकर इनको अलग कर लेंगे। मान लीजिए खनिज की हमने पदार्थ ए से क्रिया कराई और ए पदार्थ जो है कोई भी, वो गैंग से क्रिया नहीं करता है, तो खनिज का ये कंबाइंड मिक्सचर बन के आएगा ए के साथ, लेकिन ये गैंग अलग हो जाएगा। इस तरह से हम इनको अलग करते हैं। तो इसको देख लेते हैं बच्चे, कैसे इसको लिखेंगे। रासायनिक विधि हेडिंग डालेंगे। रासायनिक विधि द्वारा सांद्रण या पृथक्करण में खनिज तथा गैंग के मध्य रासायनिक गुणों के अंतर का उपयोग करते हैं। जितना रासायनिक गुणों में अंतर होगा हमको उतना ही फायदा होगा, उसी हिसाब से सरलता से हम उसको अलग कर सकते हैं। बेयर विधि, क्या जो बेयर विधि है वो इसका एक उदाहरण है, इस विधि का एक मुख्य उदाहरण है। बेयर विधि में क्या होता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड का निष्कर्षण होता है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड का सांद्रण करके इसको प्राप्त कर लेते हैं। बॉक्साइड Al2O3, इसके साथ जल भी होता है, और जब हम इसका
करेंगे बेयर विद से तो हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा Al2 3। ठीक है, तो इसमें इस प्रोसेस को विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, लेकिन समझ लीजिए क्या प्रोसेस है। एक रासायनिक विधि है, रासायनिक क्रिया करा कर हम खनिज को बाहर निकाल लाते हैं, या हम रासायनिक क्रिया कराकर गैंग को बाहर निकाल लाते हैं। इसी एक को निकाल लेंगे तो ये विधि क्या कहलाएगी? रासायनिक विधि कहलाएगी। आगे नंबर 1 हमने पढ़ा था अयस्क का पीसना, नंबर 2 पढ़ा था अयस्क का सांद्रण, और अब सांद्रण 4 प्रकार का था, चारों प्रकार का सांद्रण आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 निस्तापन, कैल्सिनेशन। क्या होता है निस्तापन? निस्तापन देखिए, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम, कोई भी अयस्क सांद्रित अयस्क यानी इन चारों विधियों के फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? सांद्रित अयस्क कहेंगे। सांद्रित अयस्क कहेंगे, और इस सांद्रित अयस्क को इसके गलनांक, जितना भी इसका गलनांक हो उसके गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर। ये क्या मतलब है? इसको जरा ध्यान से समझिए। यदि गलनांक है 100 तो गलनांक से कम 20 पर नहीं गर्म करेंगे, गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप 90-95 गर्म करेंगे, है ना। इतना गलनांक के लगभग टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए। गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर इसको गर्म करेंगे। इसमें क्या है देखिए, जो निस्तापन की एक मुख्य चीज है वो क्या है? देखिए, गलनांक से कम लेकिन उच्च, और दूसरा है O2 की अनुपस्थिति रहेगी, O2 इस पे नहीं रहेगा, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया न करे। तो निस्तापन क्या है? निस्तापन में हम करते हैं, निस्तापन में अयस्क को गर्म करते हैं, सीधी सी बात है। निस्तापन में अयस्क को गर्म करते हैं। कंडीशन क्या है गर्म करने की? ना ज़्यादा गर्म किया जाए और ना कम गर्म किया जाए। अयस्क का जितना भी गलनांक होगा, अयस्क में उपस्थित धातु का गलनांक जितना भी होगा उससे कम लेकिन उच्च, यानी लगभग गलनांक से हल्का नीचे टेम्परेचर तक इसको हम गर्म करेंगे। और सबसे मुख्य बात क्या है? वायु की अनुपस्थिति होगी। वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम परंतु उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं तो यह क्रिया निस्तापन कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो ये जब कोई चीज़ गर्म करेंगे वहाँ ऑक्सीजन होगी नहीं तो वहाँ से नमी जरूर हट जाएगी, और जो भी अशुद्धियाँ ऐसी होंगी जो कम ताप पर वाष्पशील हो जाती हैं वो अशुद्धियाँ वाष्पशील उड़ जाएंगी, वहाँ पर निकल जाएंगी वहाँ से। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये यहाँ पर का मेन पॉइंट है। गर्म करने से फ़ायदा क्या होगा? निस्तापन करने से जो भी धातु के कार्बोनेट हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मैग्नेसाइट, MgCO3 मैग्नेसाइट है ये, इसको हम गर्म करते हैं किसकी अनुपस्थिति में? O2 की एब्सेंस में। O2 यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये MgO और CO2 में निकल जाता है। ये रिएक्शन बहुत सीधी है। CO2 जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको Mg को दे देगा तो MgO बन जाएगा, ये खुद CO2 रह जाएगा यहाँ पर। ये हो गई आपकी अपक्रिया। अब देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब भी आप फार्मूला बनाएंगे बच्चों तो यही बनेगा Al2O3। देखिए 3 यहाँ पे 3 लिए, यहाँ पे 2 लिए, Al2O3 बना। अब देखिए ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला बना हुआ है ये किससे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से चेंज हुआ है ऑक्साइड में। तो इसका जो मेन चीज़ है इस निस्तापन की
वो क्या है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड किस में चेंज होते हैं, ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। साथ में इसके जो भी निकलता हो, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, इसमें जल निकला है, ठीक है। तो बच्चे ये ध्यान रखेंगे, निस्तापन का फ़ायदा क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में बदलते हैं, हमको ऑक्साइड में ही चेंज करना है। ऑक्साइड से फिर हम धातु प्राप्त कर लेंगे ऑक्सीजन को हटाकर अगले स्टेप में। तो ये विधि समझ में आ गई होगी निस्तापन की बच्चों के। निस्तापन क्या है, अयस्क, जो सांद्रित अयस्क हमको प्राप्त हुआ है, उस सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड में चेंज होगा। इसके आगे की प्रोसेस, इसको आगे प्रगलन के लिए या अन्य प्रोसेस के लिए इसको हम भेज देंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अगली प्रोसेस है भर्जन, रोस्टिंग। भर्जन केवल निस्तापन से थोड़ा सा इसमें अंतर है। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में कार्य होता था, लेकिन भर्जन में वायु की उपस्थिति में कार्य होगा। यहाँ पर वायु प्रेजेंट हो जाएगी। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर बिना पिघलाए, पिघलाना नहीं है, गर्म करने को भर्जन कहते हैं। सेम कंडीशन निस्तापन जैसी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी। यानी भर्जन क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो भी अयस्क होगा वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। निस्तापन में क्या होता था, उसमें भी ऑक्साइड में परिवर्तित होते थे। तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाती हैं। सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन 3 प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं ये ऑक्साइड बना ली, यानी ऑक्सीजन इनसे कंबाइन कर जाएगा और ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद उड़ जाएंगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कॉपर पाइराइट का। देखिए भर्जन और निस्तापन में इतना अंतर था, गलनांक से कम लेकिन उच्च, गलनांक से कम लेकिन उच्च, उच्च का मतलब गलनांक के टेम्परेचर के लगभग टेम्परेचर को हम पहुंचा देंगे और बिना पिघलाए इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पे O2 एब्सेंट, यहाँ पे O2 प्रेजेंट। इसमें ऑक्साइड बनते थे, इसमें भी ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। गर्म करना इसमें भी है, गर्म करना इसमें भी। तो थोड़ा सा एक मेन अंतर है ये O2 वाला, ये ध्यान रखेंगे बच्चे। आगे आइए रिएक्शन समझते हैं। इसमें कॉपर पाइराइट का है CuFeS2, ये है कॉपर पाइराइट का फार्मूला, और इससे हम कॉपर निकालेंगे। तो अगर हम इसको क्या करें, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करा दें, तो देखिए कॉपर एक धातु यहाँ पर है, एक है Fe, 2 धातुएं हैं यहाँ पर। तो कॉपर का ऑक्साइड, पहले कॉपर का देखो इसमें सल्फर है तो सल्फाइड बनेगा, क्या बनेगा, सल्फाइड। ये दोनों सल्फर एक एक करके इनको दे दिया जाए। देखिए कैसे, Cu2S बनेगा, क्या बनेगा, Cu2S, और FeS बनेगा। कम कम बैलेंसी वाले बनेंगे। कम बैलेंसी क्यों, क्योंकि Cu की एक बैलेंसी सिंगल प्लस होती है, एक डबल प्लस होती है। यहाँ पर Fe की एक डबल बैलेंसी होती है, Fe की एक ट्रिपल बैलेंसी भी होती है। तो ज़्यादा वाली नहीं, कम वाली को हम ध्यान में रखेंगे। कम वैलेंसी के साथ ये कंबाइन करेगा, यानी Aq+ और फेरस, ये क्यूप्रिक और फेरिक हैं। तो क्यूप्रस और फेरस, इन दोनों से हम सल्फर को जोड़ेंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा। Cu2S, 2 वैलेंसी, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे Cu2 आ जाएगा। Cu+ और सल्फर डबल माइनस है
तो ये कंबाइंड होकर Cu2S बनेंगे। Fe कम वैलेंसी डबल प्लस है और सल्फर डबल माइनस, तो ये यहाँ से FeS बनेगा। अब देखिए जो ये चीज़ बन के तैयार हुई है, इसमें एक सल्फर आपका बच जाएगा। कब? जब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 लगाएंगे हम, जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो कॉपर तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों 2 लगाया? क्योंकि Cu2 बनाना था, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 लगाने से हमारे कॉपर 2 हो गए, Fe 2 हो गए और सल्फर कितने हो गए? 4 हो गए। आहा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं Fe को बैलेंस करने के लिए। तो 2 सल्फर 2 यहाँ पर हैं, 1 सल्फर यहाँ, कुल 3 सल्फर हैं और ऑक्सीजन है 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। यहाँ रिएक्शन समझिए बच्चे, 2CuFeS2 प्लस O2, इसको हीट करेंगे। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, त्रिभुज का जो है, ये गर्म करने का निशान है, चिन्ह है। Cu2S और 2FeS प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के ये उड़ जाएगी। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक चीज़ है Cu2S और दूसरी है FeS। इन दोनों को ऑक्साइड में बदलना है हमको, इन दोनों को कहाँ में बदलना है? ऑक्साइड में बदलना है। तो ऑक्साइड में कैसे बदला जाएगा? देखिए भाई, Cu2S प्लस O2 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तभी तो ऑक्साइड में बदलेगा। अच्छा, जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड में बदलेगा। ऑक्सीजन जब हम Cu के साथ जोड़ेंगे एक वैलेंसी वाले के साथ, तो 2 Cu लगेंगे, यानी Cu2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लिया जाए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आगे हम 2 लगाएंगे, कॉपर कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 4 कॉपर हो जाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो सल्फर बढ़ गए, बताओ, सल्फर बढ़ गए। चलिए सल्फर बढ़ गए तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे। 2 सल्फर बन गए हैं तो 2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं अब देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन, तो 3 यहाँ लगा दें, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखिए 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस 2SO2। मतलब क्या है? कॉपर पाइराइड का जो सूत्र है CuFeS2, पहले हम इनके सल्फाइड बनाएंगे और सल्फाइड बनाने के बाद हम इसके ऑक्साइड बनाएंगे। ये 3 रिएक्शन बस यही कह रही हैं। CuFeS2 इनके कम बैलेंसी वाला सल्फाइड बनाएंगे पहले। कम बैलेंसी का मतलब सिंगल प्लस और Fe डबल प्लस। Cu सिंगल प्लस का बनाएंगे तो Cu2S बनेगा, Fe डबल प्लस का बनाएंगे तो FeS बनेगा। ठीक है, यानी इनके सल्फाइड पहले बना लिए जाएं। सल्फाइड बनाने के बाद हम इनके ऑक्साइड बनाएंगे। तो एक का ऑक्साइड हम बना चुके, दूसरे का ऑक्साइड बनाते हैं FeO प्लस O2। तो यहाँ FeS है ना, ये ध्यान रखें बच्चे, FeS प्लस O2, तो ये FeO बनेगा। फिर वही बात आई यहाँ पर बैलेंस करने वाली, बच्चे अच्छे से देखें इसको। O को बैलेंस करेंगे, O यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तो आगे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2 सल्फर यहाँ से हम निकाल लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड 2 निकलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के बाद ये रिएक्शन पूरी बैलेंस करने के लिए 2 दूनी 4 6, 3 यहाँ लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों अभिक्रियाएं आपको समझनी है और इनको प्रैक्टिस करना है। एक पॉइंट इसमें और दिया है कि सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी आदि अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर सल्फर था, ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, रिएक्शन बैलेंस करेंगे। आर्सेनिक था, आर्सेनिक का ऑक्साइड बनेगा तो AS2O3 बनेगा। AS2O3 जैसे Al2O3 बनता है वैसे AS2O3 बनेगा। और यहाँ पर ऑक्साइड जो ये बनेंगे ये अशुद्धियों के रूप में होंगे, और ये ऑक्साइड जब बन गए हैं तो ये अब क्या करेंगी? इवॉपरेट हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस भर्जन की है। अगला जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे प्रगलन।
जितना पढ़ाया जाए उतना तैयार रखें। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कहीं पे ना समझ में आया होगा, तो व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करके बताएं। और इसको 2-3 बार आप अच्छे से समझें, पढ़ें, ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा एक बार हम दोबारा इसका रिवीजन अंतिम वीडियो में कर देंगे, जब ये अयस्क का सांद्रण जब ख़त्म होगा जिस वीडियो में, उस वीडियो के अंत में शुरू से लेकर आखिरी तक हम एक बार पुनः बच्चों को बता देंगे। अब बच्चे इसका नोट अच्छे से तैयार कर लें, है ना। थैंक यू।